हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ की पात्रता परीक्षा से संबंधित जानकारी लेकर। तो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल लर्न विथ हल्का में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं बहुत समय बाद आप लोगों के सामने फिजिकल रूप से उपस्थित होकर यूपी ट्रिपल एससी जो एक बहुत बड़ी वैकेंसी जिसके माध्यम से भरी जाएगी और इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, तो इसे लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए डिटेल में एक एक चीज जानते हैं, उसके बाद इसके पाठ्यक्रम को जानते हैं, इसकी फीस जानते हैं, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, क्या प्रोसीजर है फॉर्म को भरने का, और पेपर फॉर्म कितने भरे जाएंगे, उस हिसाब से एग्जाम होगा, एक शिफ्ट में, दो शिफ्ट में। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस जो आया है, तो आपको पिन पॉइंट एकदम सिलेबस चलना है, इधर उधर सिलेबस के नहीं चलना है। पता चले जो पेपर में आ भी नहीं रहा आप वही पढ़ लें, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का जो पैटर्न रहा है, क्योंकि मैं भी परीक्षा दिया हूँ, 96-97 परसेंटाइल आउट ऑफ 100 में से रहा है। और अभी फिलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ। और फीस कितनी है, उम्र कितना है, रिजल्ट की वैधता पहले कितनी थी, उसमें जो बदलाव किया गया अब कब तक वैलिड होगा, परीक्षा पैटर्न क्या है, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से जानेंगे। और पिन पॉइंट हम डिट्टो सिलेबस के तहत मेहनत करेंगे। फर्जी या फालतू कहीं इधर उधर जाकर किसी सेक्शन में अपना समय जाया नहीं करेंगे कि जहां से परीक्षा ना हो। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एससी, जिसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, पीईटी मतलब प्रीलिमिनरी एग्जाम टेस्ट, यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 1/2025। ठीक है, जैसे क्या है कि यूपीएससी की परीक्षा आईएएस की परीक्षा यूपीएससी के माध्यम से होती है, उसी तरीके से राज्य सरकार अपने पदों को भरने के लिए जो समूह ग और समूह ख के पदों को भरने के लिए यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से वैकेंसी निकालती है। एक संस्था है, ये परीक्षा को ऑर्गेनाइज कराती है, फॉर्म निकालती है, वेरिफिकेशन करवाती है और ज्वाइनिंग कराती है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जिस विषय का फॉर्म आया, जैसे मान लो लोअर लोअर का फॉर्म आ गया, लेखपाल का आ गया, चकबंदी लेखपाल, राजस्व आ गया, अमीन आ गया, तो आपने डायरेक्ट जाके फॉर्म भर दिया। इस बार क्या है कि राज्य सरकार में यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित कोई भी फॉर्म निकलेगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आप फॉर्म तब भर पाएंगे जब यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म भरे होंगे और इसकी परीक्षा पास करेंगे। जो भी नंबर आएगा उसकी एक मार्कशीट मिलेगी, उस मार्कशीट को अपने पास रखे रहेंगे। फिर जो भी वैकेंसी का फॉर्म निकलेगा उस मार्कशीट के हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे। बताएगा कि इतने नंबर से इतने नंबर तक या इतने परसेंटाइल से इतने परसेंटाइल तक आपका हो, तब आप फॉर्म भर सकते हैं, शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, तब आप जाके फॉर्म भरेंगे। जैसे कि टीचिंग में है, यूपी टेट प्राइमरी अपर टेट, 90 नंबर आप लेकर आए, पात्रता परीक्षा दिया, पास किए, मार्कशीट रख लिए, और जब वैकेंसी आई तो उस मार्कशीट को लगा के जिस तरीके से आप टीचिंग का एग्जाम देने जाते हैं मेंस, उसी तरीके से इस फॉर्म को भरना है, परीक्षा को अच्छे नंबर से पास कर लेना है और इस मार्कशीट को रख लेना है। जैसे ही वैकेंसी आएगी इस फॉर्म को लगा के अपने आप को शॉर्ट लिस्ट करवा के मेंस को सीधे पेपर देके सीधे ज्वाइनिंग ले लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे किस विषय में क्या कैसे है। एक बार मैं देख लूं वीडियो चल रहा है या नहीं। चल रहा है। मैं अकेला ही हूँ, कैमरामैन का भी काम करता हूँ और शिक्षक का भी, सॉरी। तो आइए शुरू करते हैं। तो समूह गा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से परीक्षा का फॉर्म आ गया है। ये एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा 14/5/2025 से, यानी 14 मई से लेकर 17 मई तक आप, सॉरी 17 जून तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। यानी 1 महीना 3 दिन के लिए आपको समय देगा फॉर्म भरने के लिए, और 1 महीना 3 दिन यानी कि 17 तारीख को ही फीस पेमेंट का भी लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आपको कुछ करेक्शन करना है, यानी अगर आपको कुछ सुधार करना है, तो 17 से लेकर के 24 तारीख के बीच में आप उस एप्लीकेशन में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, सुधार करने के बाद अब इस फॉर्म को भर कौन कौन सकता है, तो बेसिक यानी कि जो कक्षा 10वीं की परीक्षा पास किया है वो इसको भर सकता है, लेकिन कोई भी फॉर्म 10वीं पास का निकलता नहीं है। तो 10वीं पास कंपलसरी है। उसके बाद 12 का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी जो भी आपके पास हो, इसेंशियल या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में आप ऑनलाइन लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले जाइए आप अपने आप को पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जस्ट आपको फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, फोटो और हस्ताक्षर बहुत सोच समझ के अपलोड करिएगा, क्योंकि बाद में बहुत लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगला शेष विवरण,
शेष विवरण में आपका पता, आपके पिता माता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितना नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ये सब सारी चीजें आप भरेंगे। उसके बाद शेष फॉर्म को भर के आप फीस सबमिट करेंगे। फीस सबमिट करने के बाद फॉर्म को सबमिट करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उसको अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। ठीक, अब बात आई फीस भरने की। तो फीस किस किस की लगेगी, कितनी? तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। जनरल और ओबीसी का 185 रुपया, 185 रुपया में 160 165 रुपया मूल फीस है और 25 रुपया प्रोसेसिंग, तो टोटल 185 लगेगा। जो जनरल कैंडिडेट हो, ओबीसी हो और ईडब्ल्यूएस भी लिख लो, ईडब्ल्यूएस भी इसी में आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल का 185 रुपया, एससी एसटी का 95 रुपया, फिजिकल हैंडीकैप जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं उन्हें 25 रुपए लगेंगे। ठीक है, और किस उम्र के व्यक्ति इसको फॉर्म भर सकते हैं, किस उम्र के विद्यार्थी? तो जिनकी एज 18 से 40 के बीच में है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज क्या है, रिजल्ट की वैधता, यानी कि जिस दिन आप परीक्षा देंगे, फॉर्म भरेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं। जिस दिन आपका रिजल्ट ऑनलाइन आएगा उस दिन से लेकर अगले 3 वर्ष तक, हाँ यही बहुत बड़ा बदलाव है। यानी कि अभी तक क्या होता था, 2019 से 21 के बीच में, 22 से 23 के बीच में जो भी पेट हुआ, उसमें क्या था कि जब भी रिजल्ट प्रकाशित होता था, प्रकाशित होने से लेकर अगले 1 वर्ष तक ही रिजल्ट वैलिड रहता था। उसको खत्म करके इस बार उसमें संशोधन किया गया और रिजल्ट को 3 वर्ष के लिए वैलिड करा दिया गया। यानी कि अगर आप एक बार परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो अगले 3 वर्ष तक वैलिड रहेगा। यानी अगले 3 वर्ष तक कोई भी पेट की परीक्षा नहीं होगी। और जब अगले 3 वर्ष तक कोई पेट की परीक्षा नहीं होगी, अगर आपका खराब नंबर आया, आपका नंबर सही नहीं आया, तो जितने भी फॉर्म निकलेंगे आप उन सभी फॉर्म को भरेंगे तो, लेकिन शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएंगे, मेंस का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, मेंस के एग्जाम से आप बाहर हो जाइएगा। तो इससे अच्छा है एक बार इसी पे अच्छे से लग के मेहनत कर लिया जाए और इतना अच्छा नंबर ले आए, 97, 98, 99.99979698 परसेंटाइल। और जो भी फॉर्म आए उसमें चाहे 20 पोस्ट हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, वो सारे के लिए आप एलिजिबल हो और उनमें से किसी एक पद पर आप सिलेक्शन ले लें। तो ये बहुत बड़ा बदलाव पहले 1 वर्ष के लिए होता था, इस बार से बदलाव करके 3 वर्ष के लिए कर दिया गया। जब पहले 1 वर्ष के लिए होता था, इस बार नहीं होता, अगली बार आदमी संशोधन कर लेता था अपने रिजल्ट में अच्छे से पढ़ के। लेकिन इस बार क्या, अगर आप एक बार चूके तो अगले 3 वर्ष तक के लिए उसी नंबर के साथ आपको विभिन्न परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा और आप उस तरीके से सफल नहीं हो पाइएगा। इसका परीक्षा पैटर्न क्या है? इसके परीक्षा पैटर्न में 100 प्रश्न आते हैं, 100 नंबर के। ठीक है, और जो रिजल्ट बनता है परसेंटाइल बेस बनता है और 1/4 निगेटिव मार्किंग है। 1/4 निगेटिव मार्किंग का मतलब है कि आप एक क्वेश्चन सही किए और 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका पांचों क्वेश्चन बराबर यानी 0 हो गया। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब परीक्षा कैसे होगी इसकी, यानी कि सरकार ने एक नोटिस में एक लाइन डाला है, उसमें कहा है कि अगर फॉर्म ज्यादा पड़ते हैं तो परीक्षा 1 शिफ्ट से 2 शिफ्ट में भी हो सकती है और परीक्षा 1 दिन से बढ़ के 2 दिन भी हो सकती है। और जैसे कि आप जानते हैं, जब पहली बार इसका फॉर्म आया था तो लगभग 17 लाख फॉर्म पड़े थे। उसके बाद जब दोबारा इसका फॉर्म आया तो लगभग 22 लाख के करीब फॉर्म पड़े। दोबारा इसका फॉर्म आया तो लगभग 37 लाख फॉर्म इस परीक्षा के लिए पड़े थे। क्योंकि हर कोई सोचता है जो भी कर रहे हैं ठीक है, एक बार पात्रता परीक्षा का फॉर्म भर के पास कर ले और मार्कशीट अपने पास रख ले। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्म का। और सरकार का नियम ये है कि 4 लाख से अगर ऊपर फॉर्म पड़ते हैं तो एक से ज्यादा शिफ्ट में और एक से ज्यादा दिन में, तो ये आप मान के चलिए, मैं अभी से बता दे रहा हूं कि परीक्षा एक से ज्यादा दिन होगी और एक से ज्यादा शिफ्ट में होगी। अभी तक इसकी परीक्षाएं 2 दिन में 4 शिफ्ट में होती रही हैं। और मेरा एक सजेशन और है आप लोगों को कि आप इसके पहले की प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख लीजिएगा। जब सबसे पहले परीक्षा हुई थी तो प्रश्न आसान थे, उसके बाद धीरे 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 वर्तमान परिस्थिति में अभी से जस्ट पिछला पेपर जो हुआ है बहुत ही टफ था। जीएस नहीं, उसका जो मैथमेटिकल पोर्शन या रीजनिंग का पोर्शन था जो 20 नंबर अकेले रखता है आपका, बहुत ही टफ, बहुत ही कैलकुलेटिव पूछा गया था। 1 घंटे में भी उनका सोल्यूशन या 1.5 घंटे में आप नहीं कर सकते और टोटल आपको समय 120 मिनट का ही मिलेगा। 100 क्वेश्चन 120 मिनट में।
100 नंबर और 1/4 नेगेटिव मार्किंग। तो आइए इसके पाठ्यक्रम पे हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। एक एक बिंदु पर पाठ्यक्रम को 12 से 14 भागों में बांटा गया है और हर भाग के बारे में सिलेबस को एकदम डिटेल्ड डिस्क्राइब कर दिया गया है कि कहाँ से किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आना है। वो यही जब मैं आप लोगों को आपका सिलेबस अभी डिस्कस करूंगा वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पाठ्यक्रम पर विस्तार पूर्वक चर्चा, इसको देखिए समझिए, उसके बाद आप अपनी तैयारी को धार दीजिए। आपको जहां से कोचिंग करना है कर सकते हैं, जो नोट्स बुक आपको पढ़नी है पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूं इसको ध्यान पूर्वक देखिए, सीखिए, समझिए और उस पर विचार कीजिए। क्या मैं जो कह रहा हूं वो सही है? अगर सही है तो अपनी तैयारी कहीं से भी पढ़िए, उसी दिशा की तरफ आगे बढ़िए। ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, मैं इस तरह की जो भी वीडियो जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है मैं लेकर आता हूं और इसमें व्यूज मेरा बहुत कम जाता है। तो दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चीजों को समझें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं। ठीक है दोस्तों, मुझे आप लोगों के सहयोग की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। इसी तरीके की जो भी मुद्दे होंगे, जो भी चीजें होंगी, मैं उन्हें आप लोगों के सामने ले आऊंगा, डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, समझाऊंगा। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, आइए चलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है भारतीय इतिहास और दूसरा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 5 नंबर आपका इतिहास से आता है, 5 नंबर आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। टोटल इतिहास से 10 आता है, एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक। ठीक है, 10 नंबर में। इसका मतलब ये नहीं कि इतिहास की इतनी मोटी किताब उठाया हमने पूरा इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, अभी इसी को समझना है। तो सबसे पहले लिखा भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में आपके क्या टॉपिक हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल, मराठा, ब्रिटिश, ब्रिटिश राज, सामाजिक आर्थिक प्रभाव। सिलेबस तो मैंने भी इस तरीके से पढ़ लिया, आपने भी इस तरीके से पढ़ लिया, लेकिन अब इसके डिटेल के बारे में चर्चा करने जाएंगे। इसमें हम जाएंगे तो कहां से क्या पढ़ेंगे। देखो, जैसे भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें अभी एंशियंट है यहां तक, यहां तक, यहां के बाद मिडुअल स्टार्ट होगा, फिर थोड़ा सा मॉडर्न आ जाएगा। अब आइए देखते हैं। जैसे लिखा सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें सब पढ़ना है। सिंधु घाटी की सभ्यता की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति, व्यापार, उद्योग, भवन निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, सभ्यता का विकास कैसे हुआ, सभ्यता का विस्तार क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। इसमें हमें कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब आगे आगे है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति दो तरीके से होती है। एक वैदिक संस्कृति आपकी है ऋग्वैदिक, दूसरी है उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक काल में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दोनों में महिलाओं की स्थिति, समाज कैसा था, प्रजातंत्र था या लोकतंत्र था। ठीक है, वहां इनका विस्तार कैसा था, किन किन क्षेत्रों में फैला था, ये सब चीजें इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। इनका जीवन शैली कैसी थी, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, खान पान कैसा था, ये पढ़ेंगे। तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में आपको डिटेल से पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। अब जैसे ही इसके आगे बढ़ते हैं, अगला आ गया बौद्ध धर्म। तो हमें बौद्ध धर्म के बारे में सब कुछ पढ़ना है और गौतम बुद्ध की जीवनी याद कर लेना। मैं फिक्स कर देता हूं, कहीं से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन गौतम बुद्ध की जीवनी से फिक्स। जैसे गौतम बुद्ध ने जब घर त्यागा तो वहां से लेकर उनकी मृत्यु तक कहां कहां उन्होंने प्रवास किया, कहां कहां प्रवचन दिए, प्रथम बार कहां कहां क्या क्या चीजें की, कहां कहां क्या क्या बनाया और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, ये उनके माता पिता पुत्र, जीवन शैली, राज्य, ये सभी के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। किस समुदाय से कैसे हैं, इसके ज्यादा इसमें पढ़ना जरूरी नहीं है। तो पता लगा कि जिस कुल से जिस खानदान से आते हैं उनका पूरा राजवंश पढ़ डालो, ऐसी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश में सम्राट अशोक। तो मौर्य वंश में आपको सम्राट अशोक के टाइम में उत्तर से लेकर दक्षिण तक मौर्य वंश का जितना विस्तार था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितना विस्तार था, पूरब से लेकर पश्चिम तक जितना मौर्य वंश का विस्तार था, वो पढ़ना है। सम्राट अशोक के समय में मौर्य वंश की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, मौर्य वंश के समय में साम्राज्य का विभाजन किस तरीके से था, इनके पुत्र कितने थे, इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे किया, इनके शिलालेख आते हैं, गुहा लेख आते हैं, पट्टलेख आते हैं, इन सभी के चीज बारे में डिटेल से लिखना। और कहाँ कहाँ कौन से स्तंभ इनको गड़वाए, इन्होंने कौन सी भाषा, कौन सी लिपि का प्रयोग किया, कहाँ कहाँ पर इन्होंने युद्ध किया,
सिर्फ इन्हीं के बारे में मौर्य वंश में आपको यही पढ़ना है। ये और बिंदुसार हो गए, बिंबसार हो गए या चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, उन सब के बारे में कोई नहीं पढ़ना। सिर्फ हमको पढ़ना है सम्राट अशोक के बारे में, इन्हीं के राज्य के बारे में, सब कुछ इन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे अगला है गुप्त वंश। गुप्त वंश में पूरा गुप्त वंश नहीं पढ़ना, अपने आप में बहुत बड़ा है। गुप्त वंश में हमें सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, इनकी उपलब्धि के बारे में पढ़ना है, इनकी राजनीतिक उपलब्धि, युद्ध कौशल नीति, इनके साम्राज्य के विस्तार की नीति, इनके साम्राज्य की आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्थिति, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वितीय के बारे में, इनके समाज की आर्थिक राजनीतिक सामाजिक स्थिति, ठीक है, इनके राज्य का विस्तार, इनके द्वारा किए गए युद्ध, इनके द्वारा हुड़ों का दमन, इनके द्वारा विद्यालयों की स्थापना, इनके द्वारा सामाजिक प्रोत्साहन के लिए किए गए कार्य, समाज सुधार के लिए किए गए कार्य, इन सब चीजों को हमें डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में आ जाएंगे पढ़ने। तो हर्षवर्धन हर 5 साल, हर्षवर्धन के बारे में तो आप पढ़िएगा ही पढ़िएगा। इनके भाई या इनकी बहन या इनका राज्य ज्यादा नहीं, इनमें जो इस बार प्रश्न मुझे लगता है वो आएगा, ये जो 5 वर्ष पे प्रयागराज में एक मेला लगाते थे, वहां पर अपना सब कुछ दान कर देते थे, वहीं से कुंभ का प्रचलन हुआ। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं और बहुत सारे इतिहासकार बहुत कुछ कहते हैं। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ लेना है, कुंभ से रिलेटेड। हो सकता है इस बार हर्षवर्धन से रिलेटेड कुंभ से आए। ठीक है, G20 सम्मेलन हुआ था, वहां पे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का मैप और उसके पीछे एक धर्म चक्र था। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी सम्राट सम्राट अशोक से मौर्य वंश से प्रश्न आने का। हर्षवर्धन काल तत्काल में इसलिए प्रश्न आ सकता है। कुंभ मेला 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और तीसरा मुगल से आ सकता है, क्योंकि इस समय औरंगजेब का मुद्दा ज्यादा गर्म था। तो 3 टॉपिक मैंने कंफर्म कर दिया कहां से क्वेश्चन आता है। चौथा एक आ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता, और 5वां वैदिक। 1 2 3 5 क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट कर दिए। वर्तमान की कंडीशन को देखते हुए जहां से प्रश्न आ सकते हैं। जो कुछ भी नहीं पढ़ेगा, खाली ऐसे ही फॉर्म भर दिया, वो इन 5 टॉपिक को देख लेगा। मैं नहीं कहता कि इसके बाहर प्रश्न जाएगा, मेरा अपना ये डिसीजन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम राजपूत काल। राजपूत काल में हम महाराणा प्रताप के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद सल्तनत काल। सल्तनत काल में 5 राजवंश आते हैं, गुल, खिलाके, तो सैया, यानी गुलाम वंश, खिजरी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन सभी के बारे में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति पढ़ लेना है। और ये पढ़ लेना है कि किस वंश की स्थापना किसने की, किसने जजिया स्टार्ट किया, किसने कौन सा कर लगाया, या किसने किस विभाग की स्थापना की। यहां से रिलेटेड प्रश्न ज्यादा आने की संभावना है। ठीक है, अगला है मुगल। मुगल में आप साहित्य पढ़िएगा, चित्रकला पढ़िएगा, स्थापत्य कला पढ़िएगा, या किसने क्या चीज बनवाया, या किसने क्या चीज लागू करवाया। या मुगल में आप पढ़ सकते हैं राजस्व से संबंधित सुधार। ठीक है, यहां से प्रश्न आ सकता है। मराठा में आप इनके जो अष्ट प्रधान थे, इनके कर, देशमुखी, और इन्होंने मुगल पर कब आक्रमण किया, अहमद शाह अब्दाली से युद्ध, ये चीजें यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला है आपका इसमें ब्रिटिश राज्य उदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यानी कि ब्रिटिश का भारत में उदय, यानी सन 1600 ईस्वी के बाद भारत में जैसे कि ब्रिटिश आए, पुर्तगाली आए, स्पेन आए, ये हमको सब नहीं पढ़ना है कितने लोग भारत में आए। हमको खाली उन 4-5 में से जो भारत में आए 1600 ईस्वी में, हमको उसमें से खाली ब्रिटिश भारत में कब आए, खाली ये पढ़ना। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ डाली, कब वो मिले जाके मुगल बादशाह से। ठीक है, ये पढ़ लेना है। और मुगल बादशाह उनके मध्य कब युद्ध हुआ ब्रिटिश के मध्य, ये पढ़ लेना है। या ब्रिटिश ने किसको पदस्थापित करके खुद की स्थापना की भारत में, ये पढ़ लेना है। उसके बाद लिखा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि 1857 की क्रांति में पढ़ लेना है। कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या रीजन था, कौन लोग मरे, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारत के विभिन्न कोनों में कौन कौन व्यक्ति थे जो अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे, ये पढ़ लेना। और दूसरी चीज, एक प्रश्न यहां से ये आता है जो मुझे लगता है आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 1857 में जब क्रांति हुई थी तो उसमें क्या था कि लोगों ने किताबें लिखी थी। तो पूछ सकता है कि ये किताब किसने लिखी थी, यहां से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आगे है ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। मतलब ब्रिटिश जब भारत में आए थे तो उन्होंने किस प्रकार से व्यापार किया था, उनके व्यापार से संबंधित चीजें पढ़नी है। और लिखा है सामाजिक सुधार, उन्होंने सामाजिक सुधार कैसे किए, जैसे सती प्रथा का अंत, बाल विवाह का अंत,
ठीक है। तो उसके बाद डकैती का भी इन्होंने अंत किया था, ठीक है। और बहुत सारी चीजें उन्होंने समाज सुधार के लिए की थी, जैसे व्यापार हो गया, शिक्षा हो गया, मैकाले लेकर आए, सीआरपीसी वगैरह, आईपीसी लेकर आए थे। ये सब चीजें इसमें पढ़नी है। तो ये तो हो गया आपका भारतीय इतिहास 5 अंक का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 अंक का, इसको डिटेल से हम देख लेते हैं। ये भी 5 नंबर का आएगा। इसमें लिखा है स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यानी कि 1857 के बाद 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। ठीक है। तो प्राथमिक चरण साधारण होता है, द्वितीय चरण आपका उग्रवादी आंदोलन होता है, तृतीय अपना नरम होता है। तो इसी में तो आपको तीनों चरणों में कैसे कैसे लोग आए, कैसे कैसे सुधार हुआ, भारतीय लोग ब्रिटिश के माध्यम से कैसे मिलकर अपनी चीजों को रखते हुए खुद को मुख्य धारा से जोड़े, ब्रिटिश से जुड़कर, और देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना योगदान दिया, इसमें ये पढ़ना है। ठीक है। अब इसमें क्या है, स्वदेशी आंदोलन 1906-7 के करीब में जो हुआ था वो पढ़ लेना है। उसमें कौन कौन सा योगदान था, कहां से शुरू हुआ था, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था। स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन इस स्वदेशी आंदोलन का रीजन था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। कौन कौन नेता इसमें शामिल थे उनके बारे में भी डिटेल से पढ़ना, जैसे कि महात्मा गांधी और अन्य। तो महात्मा गांधी के बारे में डिटेल से पढ़ लेना है, और अन्य नेता जो इसका आंदोलन कर रहे थे उनकी जीवनी, उनके द्वारा लिखी गई किताब और उनके समाज में योगदान को देख लेना है। ठीक है। अगला है क्रांतिकारी आंदोलन व उग्र राष्ट्रवाद का उदय। मैंने कहा था ना, तो 1906 से लेकर देश आजाद होने तक जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए, बम फोड़ा गया, शस्त्रागार लूटे गए, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ, असेंबली में बम चला दिया गया, उन सब चीजों को डिटेल से पढ़ना है। उग्र राष्ट्रवाद का उदय, यहीं से उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है। जो पुराने लोग थे नरम दल के, वो उनका कहना था कि हम आजादी बात से, चीज से, आंदोलन करके लेंगे, लेकिन जो नए खून के लोग थे उन लोगों का कहना था नहीं, हमारे मांगने से आजादी हमारी झोली में नहीं गिरेगा, इसे हमें लड़कर लेना पड़ेगा। इन लोग का ये मतलब था। अगला विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। विधायी संशोधन अगर आप देखेंगे तो 1773 से लेकर के 1947 तक तमाम संशोधन आए, जिसके माध्यम से भारत पर शासन किया गया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो वो है, तो डिटेल में नहीं देखना आप। 1919 देख लीजिएगा, 1909 देख लीजिएगा, 1935, 1927, 1942, 1930, 1932, 1946, 1947, बस इतना देख लीजिएगा। और उसमें मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1935 है, वो मैंने लिख दिया है। इसके अलावा भी और चीजें लिखनी है जो मैंने जोड़ दिया। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। जीरो आवर इस्तेमाल किया गया था और उसमें लगभग कांग्रेस से संबंधित सभी नेताओं को जेल में डाला जा रहा था, जेल भरो आंदोलन चल रहा था। और उसी समय आईएनए मतलब इंडियन नेशनल फोर्स यानी आजाद हिंद फौज की स्थापना कैसे हुई, कौन कौन लोग जुड़े थे, कैसे कैसे उसने कार्य किया, कैसे कैसे 15 देशों की सरकारों ने उसे मान्यता प्रदान की, उसका नेतृत्व कौन किया, उसकी स्थापना किसने की थी, बाद में उसको आगे लेकर कौन गया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में उनकी पूरी जीवनी, उनके द्वारा लिखी गई किताब, उनका पूरा जीवन परिचय, उनका भारत को स्वतंत्रता दिलाने में संघर्ष और सहयोग, ये जरूर देख लेना। तो ये आपका 10 नंबर का इतिहास हो गया, मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया। अब हम अगले विषय भूगोल की तरफ चलते हैं। भूगोल आपके 5 अंक का आएगा। तो इसमें लिखा है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल से मतलब है नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, चाहे भारत का हो चाहे विश्व का हो, उसे आपको पढ़ना है। बाकी डिटेल में इतनी मोटी मोटी बुक भूगोल के लिए नहीं बैठनी। जो टॉपिक मैं बता रहा हूं वही चीज भारत और वही चीज विश्व में खोल के आपको देख लेना है। भारत का डिटेल से पढ़ना है, विश्व में तुमको वो पढ़ना है जो किसी महाद्वीप में बहुत विख्यात है, जैसे डेन्यूब रिवर कहीं विख्यात है, जैसे नील नदी कहीं विख्यात है। तो उन सब चीज, ऐसे बेसिक बेसिक चीजें आपको देख लेनी है विश्व स्तर पर, लेकिन भारत में वो चीजें आपको डिटेल में देखनी है। ठीक है। मैं एक बार वीडियो देख लेता हूं भाई। आइए, तो इसमें क्या लिखा है, नदियां तथा नदियों की घाटी। तो कौन सी नदी कहां से निकलती है, कहां जाती है, और कौन सी नदी घाटी है, ये पढ़ लेना है। ठीक है। अगला है भूजल संसाधन। तो जल संसाधन कितना है, कैसा है, उसका क्या यूज है, उसके ऊर्जा का उपयोग क्या है, ये पढ़ लेना। अगला है पर्वत तथा पहाड़ियां। भारत की पर्वत और पहाड़ियों को डिटेल पे पढ़ना है, प्लस पूरे विश्व में अलग अलग महाद्वीप में जो भी मुख्य पर्वत है कहाँ स्थित है या कौन सी पहाड़ी कहाँ है, वो पढ़ लेना है। ठीक है। उसके बाद हिमनद, यानी भारत के हिमनद और विश्व के हिमनद भी पढ़ लेने हैं। उसके बाद मरुस्थल, भारत और विश्व के मरुस्थल को पढ़ लेना है कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, कौन सा शुष्क मरुस्थल है, कौन सा
मतलब ठंडा मरुस्थल है, देख लेना। उसके बाद भारत और विश्व के वन को पढ़ लेना, खनिज संसाधन पढ़ लेना। खनिज संसाधन खाली आपको भारत का पढ़ना, खनिज संसाधन में पढ़ना कैसे आपको है, आपको खनिज संसाधन में ऐसे पढ़ना है कि जो भारत का खनिज है और मतलब कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है, पहली चीज ये। कौन से खनिज के अयस्क कौन से हैं, दूसरी चीज ये। तीसरी चीज आपको याद करना है कि पाया कहाँ सबसे ज्यादा जाता है, और दूसरी चीज इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ पर भंडारण है। पाया जाना मतलब खोद के निकालना अलग चीज है, भंडारण कहाँ है वो अलग चीज, दो अलग अलग चीजें हैं। तो एक ही खनिज पे दो तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है। अगला आपको जलवायु पढ़ लेना है, भारत का और विश्व का, भारत पे खासकर फोकस करना है। मौसम भारत और विश्व का पढ़ लेना, खासकर भारत पे फोकस करना है। टाइम जोन भारत और विश्व को पढ़ लेना, खासकर फोकस विश्व पे करना है। जनसांख्यिकी की परिवर्तन व प्रवास, यानी जनसंख्या क्या है, जनसांख्यिकी के परिवर्तन से क्या क्या परिणाम होते हैं हमारे समाज में, उसको पढ़ लेना है। ये कक्षा 11 का एनसीईआरटी मिल जाएगा। अगला है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। भारत एवं विश्व के राजनीतिक भूगोल से क्या तात्पर्य है, मतलब भारत कहाँ स्थित है, इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है, इसका सामरिक महत्व क्या है, कौन कौन से देश से इसकी सीमाएं साझा होती हैं, इन सब टाइप की चीजें आपको पढ़ लेनी है। तो आपका 3 टॉपिक यानी 15 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। अब अगला विषय आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी 5 अंक का अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। तो इसमें लिखा भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 के बाद, उसके बाद तीसरा आपका टॉपिक है 2014 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था। तो 3 तरीके से इसको पढ़ना है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 के बाद क्या क्या पढ़ना है इसमें, इसमें योजना आयोग पढ़ लेना क्या है, विकास परिषद पढ़ लेना है क्या है, उनकी स्थापना कब हुई, कैसे कैसे कार्य करता है। अब तो खैर योजना आयोग का काम खत्म हो गया। उसके बाद उन्हीं योजना आयोग के अप्रूवल के बाद 5 ईयर प्लान हम लोगों ने रसिया को देखते हुए लाया था। हर पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि पर, व्यापार पर, उद्योग पर कितना जीडीपी का लक्ष्य हमने रखा, कितना प्राप्त किया, कौन कौन से सुधार हुए, किस पंचवर्षीय योजना में किन किन चीजों का निर्माण हुआ, किन किन चीजों की स्थापना हुई, विश्वविद्यालय, संस्थान और परमाणु रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, इन सब टाइप की चीजें देख लेना है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको हरित क्रांति डिटेल में पढ़ना है, भारत और विश्व की दोनों। दुग्ध क्रांति भारत की पढ़ना है। ऑपरेशन फ्लड यानी बाढ़ से बचाव, बाढ़ क्या है कैसे है। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार पढ़ना है, एक 2 बार हुआ था 1980 में, अभी एक बार मोदी के आने के बाद टोटल 3 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, वो पढ़ लेना है। और उसमें क्या क्या सुधार हुए पढ़ लेना है। और ये भी पढ़ लेना है वर्तमान में कौन सा बैंक किस बैंक में मर्ज हुआ है, अभी 11 या 12 बैंक ऐसे कुछ है टोटल। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैंने छोड़ दिया, जैसे अर्थव्यवस्था में निजी अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी निजी अर्थव्यवस्था क्या है, कहाँ से लिया गया, काम कैसे करती है, इसका कौन इसे, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। सार्वजनिक अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे आया, कौन इसके प्रवक्ता है, इसको किसने दिया है। या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, किसने दिया है, कैसे काम करता है सर, इसमें व्यवस्थाएं कैसी होती, इन चीजों को डिटेल में पढ़ लेना। अब 2014 के बाद आर्थिक सुधार 2014 के बाद क्या हुए हमें वो देखना है। जीएसटी डिटेल में पढ़ लेना है, कब आया, कौन सा संशोधन एक्ट था, कैसे पास हुआ, प्रथम राज्य कौन सा था, विश्व में कहाँ प्रथम बार आया, इसके फायदे नुकसान, इसके कितने स्लैब हैं, ये सब चीजें आपको देख लेनी है। और जब से जीएसटी लागू हुआ तब से आज तक सबसे ज्यादा जीएसटी कब आया, क्यों आया, कैसे आया, मतलब ये सब चीजें देख लेना है। उसके बाद कृषि में जो आर्थिक सुधार हुए उसको देख लेना है, ढांचागत सुधार हुए उसे देख लेना है, श्रम सुधार जो हुए उसे देख लेना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया 4 टॉपिक यानी 20 नंबर का। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला आपका सामान्य विज्ञान। विज्ञान में इसमें लिखा सामान्य भौतिक विज्ञान, सामान्य रसायन विज्ञान और सामान्य जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान से 2 क्वेश्चन, जीव विज्ञान से 2 क्वेश्चन और रसायन विज्ञान से 1 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन आएगा। उसके लिए आपको पूरी साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं पढ़ना कहां से है। आप एक किताब आती है स्पीडी की दोस्तों, स्पीडी की 2 आती है, एक सामाजिक विज्ञान की स्पीडी की किताब आती है, एक किताब आती है सामान्य विज्ञान की, एक सामाजिक विज्ञान की। सामान्य विज्ञान की स्पीडी की इतनी मोटी किताब खरीद लेनी है, उसको पूरा नहीं पढ़ना है। उसके शुरुआत के और बीच के पेज में जैसे कि उसमें लिखा होगा कि इसकी खोज किसने की, तो पूरा डाटा एक तरीके से उसमें आ गया, इसकी खोज किसने की, पूरा डाटा उसमें आ गया। ठीक है, किस चीज को क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म, मतलब इस टाइप से लगभग 25-30 पेज उसमें है पढ़ने के लिए डिटेल में। और उसके बाद बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री
को 3-3 4-4 पेज में वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में दिया। टोटल 25-30 पेज, 300 पेज से ऊपर है तो आपको टोटल 25-30 पेज खाली वही रट लेना है। मैं चैलेंज करता हूँ 5 क्वेश्चन साइंस का आपको उसके बाहर नहीं जाएगा। आपको पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी पढ़ने का जरूरत नहीं है। 5 क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा। तो कितना हो गया? 20, 5, 25। अगला 5 क्वेश्चन दोस्तों आपका अंग्रेजी से आएगा। ठीक है, अंग्रेजी में ग्रामर आएगा और पैसेज आएगा। पैसेज से आपका 2 क्वेश्चन आ जाएगा, ग्रामर से आपका 3 क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप इसे चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, अगर आपको नहीं आता तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तुक्का मारेंगे, 2 भी सही हो जाएगा तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। अगर मान लो 5 में से बहुत खराब किस्मत रही, 4 गलत हो गया, 1 सही हो गया, तो आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि शून्य हो जाएगा, तब ना आपको नंबर मिला ना आपका नंबर कटा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे, उसके बाद इसको रफ करके इसके आगे के विषयों को लिखेंगे, फिर उसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। और जो और सब चीजें पहले लिखी थी हमने उन चीजों को अच्छे से मिटा दिया। अब आगे की चीजें शुरू करते हैं। आइए, तो हमने यहां तक देखा था अंग्रेजी का 5 अंक। ठीक है, अब 5 अंक के बाद आगे बढ़ेंगे। जो सॉरी 6 अंक तक देखा था, अब 7वां अंक बढ़ेंगे। 7वें नंबर पर आपका भारतीय संविधान 5 अंक का आएगा। संविधान के लिए पूरी लक्ष्मीकांत आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस टॉपिक में जो भी चीजें मैं कहूंगा बस वही पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है, आपकी चीजें बड़े आराम से हो जाएंगी। पहले क्या लिखा? संविधान की मुख्य विशेषता। तो प्रश्न आएगा, पूछेगा इसमें से संविधान की विशेषता क्या नहीं है। तो जो विशेषताएं होंगी वो तो है, जो नहीं है वही टिक मारना है। तो उसके बारे में पढ़ना, छोटा है, लंबा है, मोटा है, इस सब टाइप से चीजें आती हैं। अगला है डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, वो उसको 36 से लेके 50 तक है, 51 तक है आर्टिकल। वो आप पढ़ लेंगे कि किस आर्टिकल में क्या आता है। ठीक है, बस उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगला है मौलिक अधिकार। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको पढ़ लेना है कि किस आर्टिकल में क्या आता है, उसके बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। अगला लिखा मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 51 का में 11 तरीके के मौलिक कर्तव्यों को दिया गया। और मैं फिलहाल भारतीय संविधान का ही लेक्चरर हूँ इंटर कॉलेज में दोस्तों, आप लोगों के लिए बता दूं तो ये मेरा अपना विषय है। उसके बाद है संसदीय प्रणाली। तो मतलब संसदीय प्रणाली में लोकसभा और राज्यसभा को डिटेल में पढ़ लेना है। तो लोकसभा में कौन बैठता है? प्रधानमंत्री बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, तो उसको डिटेल से पढ़ लेना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी डिटेल से पढ़ लेना है। मैं वैसे ही बता दे रहा हूं क्योंकि पूछ सकता है प्रश्न। अगला है संघ एवं केंद्र। मतलब संघ कैसे काम करता है, अब केंद्र प्रदेश मतलब केंद्र क्या है, और उसके बाद राज्य सरकार कैसे काम करती है, राज्य सरकार में क्या कैसे, ये देख लेना है। अगला है केंद्र राज्य संबंध, अच्छे से देख लेना है। ठीक है, उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आता है, कैसे काम करता है, हाई कोर्ट किस आर्टिकल में आता है, कैसे काम करता है, जिला कोर्ट किस आर्टिकल में आता है, कैसे काम करता है, इसको देख लेना है। अगला है स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था। यानी पहले क्या था? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्रामीण स्तर पर कोई सरकार नहीं थी। 1992 में संशोधन करके चीजें लाई गई। तो मतलब स्थानीय सरकार यानी शहरी स्तर पर जो सरकारें हैं उसको देख लेना है। पंचायती राज व्यवस्था पर जो सरकारें उसको देख लेना, किस आर्टिकल में आती है वो देख लेना है। और उस आर्टिकल में जब घुसोगे, चाहे शहरी और चाहे ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था में, उसमें इलेक्शन कैसे करवाना है, आयु निर्धारण कैसे होगा, और उनके जो वित्त विभाग किस आर्टिकल में आता है वो देख लेना है। उसके बाहर भारतीय संविधान का प्रश्न नहीं जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सामान्य गणित 5 अंक का आता है। तो गणित के टॉपिक क्या क्या है? पूर्णांक संख्या से आएगा, भिन्न से आएगा, दशमलव से आएगा, प्रतिशत से आएगा, साधारण अंक गणितीय समीकरण दे देगा जैसे आयु से संबंधित हो गया। उसके बाद वर्ग पूछेगा, वर्गमूल पूछेगा, औसत से प्रश्न पूछेगा, घातांक एवं घात पूछेगा। तो अगर चाहो किसी को मैथ ना भी आता हो तो इतना तो बेसिक आता ही होगा, तो एक हफ्ते में चाहे तो अपना मैथ तैयार कर सकता है। अगला है सामान्य हिंदी 5 अंक का। हिंदी में क्या क्या आएगा? संधि से प्रश्न आ सकता है, विलोम से, पर्यायवाची से, वाक्यांशों के लिए एक शब्द मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द। उसके बाद लिंग से आएगा, संस्कृत भिन्नार्थक से आएगा, मुहावरे से आएगा, शुद्धियों से आएगा, लेखक एवं रचनाकार से आएगा प्रश्न। ये आपका 5 नंबर का हिंदी हो गया। तो 9 नंबर तक हो गया। अब चलते हैं 10वें नंबर की तरफ। 10वें नंबर में आपका सीधे 10 नंबर का करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर में कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। आपको 1 साल का मिनिमम करंट अफेयर पूरा रटा होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 1 साल का पूरा करंट अफेयर आपका रटा होना चाहिए। रीजनिंग
5 नंबर का आएगा तो रीजनिंग के 5 नंबर के टॉपिक क्या क्या है ये देख लेते हैं। बृहद एवं लघु आएगा, क्रम रैंकिंग आएगा, मतलब आगे पीछे कहाँ कैसे बैठा है, संबंध मतलब रक्त संबंध आएगा, समूह से अलग मतलब दे देगा चारों में से कौन एक भिन्न है, कैलेंडर से प्रश्न आएगा, घड़ी से आएगा, कारण प्रभाव से आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आएगा, तर्क कथन एवं निष्कर्ष और निर्णय से प्रश्न आएगा। ठीक है, 5 अंक। अब आगे बढ़ते हैं हिंदी गद्यांश। तो 2 गद्यांश आएंगे, प्रत्येक गद्यांश 5-5 नंबर का आएगा, 5-5 क्वेश्चन रहेगा, तो 10 नंबर गद्यांश के हो गए। तो गद्यांश का मतलब ये नहीं हो गया कि आप छोड़ देंगे, हम पढ़ेंगे ही नहीं, आपको डेली गद्यांश का प्रैक्टिस करते रहना, तभी परीक्षा में जाएंगे 10 में से 10 नंबर गद्यांश का आपको मिलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गद्यांश प्रैक्टिस के ऊपर है भाई, और प्रैक्टिस करो कि 5 मिनट में या 7 मिनट में गद्यांश निपटा दो, यानी 10 मिनट में 20 नंबर आपका 10 नंबर आपका गद्यांश का क्लियर हो गया। ठीक है, अगला है ग्राफ। ग्राफ से दो क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन आएगा, टोटल 10 नंबर आपको ग्राफ से मिलेगा। अंक तालिका से भी 10 नंबर आपको मिलेगा। अगला है सामान्य जागरूकता, 10 नंबर का। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं, क्योंकि सामान्य जागरूकता, इसको जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान बोलते हैं। इसमें 7-8 टॉपिक है, जगह नहीं थी लिखने के लिए बोल देते हैं। मतलब 15 नंबर में जो सामान्य जागरूकता 10 नंबर का आएगा, इसमें 10-12 टॉपिक है, जिसको स्टैटिक जीके हम लोग बोलते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे लिखा है नंबर 1 पे भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के जितने पड़ोसी देश है उनकी स्थिति क्या है उसको देख लेना है। अगला है देश, राजधानी और मुद्रा। जो देश हाल ही में चर्चा में रहे किसी विषय वस्तु को लेकर के, उन्हीं को, नहीं तो 193-95 देश को कौन याद करेगा। तो देश, उसकी राजधानी और उसकी मुद्रा जो चर्चा में रहे थे पिछले 6 महीने में, उनको। अगला है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश देख लेना, उनकी राजधानी क्या है ये देख लेना है। भारतीय संसद देख लेना है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद काम कैसे करता है इसे देख लेना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को अच्छे से देख लेना और उनकी थीम भी देख लेनी है, प्रश्न आ सकते हैं। अगला है विश्व के संगठन और उनके मुख्यालय कहाँ स्थित है ये देख लेना है। अगला टॉपिक है भारत में कितने पर्यटक स्थल है और कहाँ पे स्थित है ये देख लेना है। और हो सकता है पहलगाम या कश्मीर से रिलेटेड देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में मुद्दा हुआ है, तो हो सकता है वहां से प्रश्न आ जाए। अगला है भारत की कला एवं संस्कृति से देख लीजिएगा। भारत एवं विश्व के खेल देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय अनुसंधान संगठन, मतलब भारतीय भारतीय अनुसंधान संगठन, मतलब भारत में कितने ऐसे संगठन हैं जिसको भारत सरकार या पब्लिक सेक्टर या निजी सेक्टर के द्वारा स्टेब्लिशमेंट किया गया है और वो क्या कार्य करते हैं। तो ये सब नहीं देखना, आपको देखना है कि संगठन का नाम क्या है, उसकी स्थापना कब हुई थी, वो कहाँ पर स्थित है, ये चीजें। अगला है प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, प्राचीन काल से लेकर आज तक और वर्तमान में जो पॉपुलर है उनको देख लेना है। ठीक है, पुरस्कार और विजेता, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये देख लेना है। ठीक है, उसके बाद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, सीओपी से संबंधित लेटेस्ट जो 1-2 बैठकें हुई होंगी उनको देख लेना, कहाँ पे हुई है, वहां से प्रश्न आ सकता है। इस प्रकार यूपी ट्रिपल एससी का क्या है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने प्रश्न आते हैं, उसके बाद सिलेबस का डिटेल से मैंने चर्चा कर दिया आप लोगों के समक्ष, अच्छे से मैंने इसको बता दिया। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट छोड़ दीजिए, आपके सवालों का जवाब देना मेरा कर्तव्य है। अब दोस्तों मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूं तो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं, और इस तरीके की जानकारी डिटेल में पाने के लिए आप लोगों से शेयर करें। अभी इसके बाद मैं यूपीएसआई से संबंधित इसी तरह की वीडियो, यूपी पुलिस से लेकर इसी तरह की वीडियो मैं लेकर आऊंगा, और खुद यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए हिंदी और भारतीय संविधान डिटेल से पढ़ाऊंगा, और इसका चैलेंज दूंगा कि 100 में 100% एक्यूरेसी जो पढ़ाऊंगा वही पेपर में आएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कई परीक्षाओं को मैंने भी निकाला है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है और काफी समय से तैयारी में हूँ, आज भी पढ़ा ही रहा हूँ और सरकारी संस्था में भी हूँ। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। आप ये ठान लीजिए, आप ये मान लीजिए और मेहनत इतनी कर दीजिए और पेपर देने बैठिए तो आपके पेपर की स्पीड से सामने वाला परेशान और हैरान हो जाए कि भाई ये क्वेश्चन पढ़ भी रहा है कि सीधे आंसर लगा रहा है। मेहनत इस कदर होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए कि आसपास के लोग खौफ खा जाएं। आप कितना मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं रखता। आप खाली पढ़ते जाइए, आपका एक काम है, सोइए पढ़िए, सोइए पढ़िए, सोइए पढ़िए, अच्छी से नींद लीजिए, जल्दी से नौकरी लीजिए और अपने सपनों को साकार करिए। और जुनून होना चाहिए आपके अंदर, जब तक जुनून नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट करिए। ठीक है दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार,
जय उत्तर प्रदेश, जय श्री राम।